हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिज़िक्स के कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जो सीरीज़ आपकी चल रही है उसी को कंटिन्यू करेंगे। इस टॉपिक में हम आज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन आई के बारे में, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, क्षयणता, विस्कोसिटी, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, ताकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कर लेंगे। कम टाइम में हम ज़्यादा आउटपुट की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन आई की। ह्यूमन आई की, ठीक है, मानव नेत्र। नेत्र के बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले। तो नेत्र के बारे में यानी आँख के बारे में जब हम बात करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं इसके बारे में, उसको हम अच्छी तरीके से पता करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन तो पेपर में यह आता है कि जो मानव नेत्र होती है वो कितनी दूर तक देख सकती है और कितनी पास तक। अगर मैं बात करूं दूर तक, कितनी दूर तक देख सकती है, तो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब आंख की जो दूरी है वो कितनी दूर तक देख सकती है, उसका कोई अंत ही नहीं है। क्योंकि कभी कभी हमने देखा होगा, जब भी हम यहाँ से खड़े होते हैं देखते हैं सितारों को भी देख पाते हैं, सूरज को भी देख पाते हैं, और वो कितनी दूर है। तो हमारी आंख की जो दूरी है देखने की वो अनंत है, पता नहीं, ठीक है। और अगर बात करें मिनिमम की तो 25 सेंटीमीटर कम से कम दूर। जो भी ऑब्जेक्ट है आपका 25 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, तभी आपको वो दिखाई देगा। अगर 25 सेंटीमीटर से पास होगा तो आप ट्राई करना, वो दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ तक तो बात होती है कि वो कितनी दूरी तक देख सकती है और कितनी पास तक देख सकती है। अब मानव जो नेत्र होती है यानी ह्यूमन आई, आंख जो होती है, उसके बारे में एक चीज और है। जो इस पे इमेज जो बनती है ना ऑब्जेक्ट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज, वो रियल बनती है, रियल, वास्तविक बनती है, ठीक है। वास्तविक इमेज बनती है। इसके साथ साथ इमेज बनती कहां पर है? रेटिना पर। रेटिना पर ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि बताओ इमेज जो होती है वो आंख के कौन से हिस्से बनती है? कॉर्निया पर, रेटिना पर, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो रेटिना में बनती है। और क्वेश्चन ये आता है कि बताओ वो वास्तविक बनती है, आभासी बनती है, ठीक है, रियल बनती है, इमेजिनरी बनती है। वो रियल इमेज होती है और आपके रेटिना में बनती है। अब हम डिस्कशन करेंगे इसकी बीमारियों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि एक रिवीजन बैच है तो इसमें जल्दी जल्दी हम रिवीजन करेंगे। पहले इसमें आती है मायोपिया, ठीक है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। अब इसको हिंदी में याद करना बड़ा आसान है हमारा। मायोपिया क्या होता है, क्योंकि बड़े कई बार कंफ्यूजन होता है। हिंदी में हम आराम से याद करते हैं। निकट दृष्टि दोष मतलब क्या है? निकट की जो दृष्टि है ना, पास की, वो तो हम देख सकते हैं, देख सकते हैं पास की, ठीक है, और दूर की नहीं देख सकते। तो मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया में हम पास की जो चीजें हैं वो दिखती हैं, मगर दूर की जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिखती। हिंदी में थोड़ा आसान पड़ जाता है। निकट दृष्टि दोष है तो निकट शायद रखेंगे कि निकट की चीजें जो होती हैं वो दिख जाती हैं, पास की, दूर की नहीं दिख जाती, ठीक है। अब इसमें होता क्या है? इमेज जो होती है हमारी, इमेज वो कहाँ बनती है? तो वो बनती है बिफोर रेटिना। बिफोर रेटिना। ये सीधे सीधे क्वेश्चन में पेपर आते हैं कि बताओ मायोपिया में इमेज कहाँ बनती है? बिफोर रेटिना, बिहाइंड रेटिना, कर्वेचर पे, कॉर्निया पे, किस तरह। तो सीधा आप याद रखेंगे बिफोर रेटिना इमेज बनती है। अब मायोपिया में लास्ट क्वेश्चन बनता है कि अगर मायोपिया किसी बंदे को है, उसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है? तो उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे यूज होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस। अवतल लेंस को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो आप याद रखेंगे मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है? पास की चीजें हमें दिख जाती हैं मगर दूर की नहीं दिख पाती। इसमें क्या होता है? इमेज जो होती है वो रेटिना से पहले बनती है, यानी बिफोर रेटिना। और इसमें अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का यूज होता है। यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया होगा, थोड़ा आगे चलते हैं अब। हाइपरमेट्रोपिया, सेकंड जो बीमारी होती है वो होती है हाइपर मेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष सिंपल है। जब वो क्लियर हो गया होगा निकट वाला, तो यहाँ पे दूर दृष्टि दोष का सिंपल याद रखिए कि दूर की चीजें दिख जाती हैं, ठीक है, और पास की चीजें जो होती हैं, पास की वस्तु वो नहीं दिखती यहाँ पर। हाइपरमेट्रोपिया इंग्लिश में याद करेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू हिंदी। हिंदी में आप याद रखेंगे दूर दृष्टि दोष। दूर में क्या होता है? दूर की चीजें दिख जाती हैं मगर पास की चीजें नहीं दिख जाती। अब इसका अपोजिट इमेज कहाँ बनती है? बिहाइंड रेटिना। बिहाइंड रेटिना, ठीक है, रेटिना के पीछे बनती है इमेज। और लेंस कौन से यूज होता है यहाँ पे? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? कॉन्वेक्स। ये चीजें याद रखेंगे आप। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? दूर दृष्टि दोष बोलते हैं हिंदी में, दूर की चीजें दिख जाती हैं, पास की चीजें नहीं दिख पाती। बिहाइंड रेटिना बनती है इमेज,
और लेंस का यूज होता है कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल। नेक्स्ट अगर हम बात करें बीमारी की, नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड की, एस्टिग्मेटिज्म। अगर हिंदी में बात करूं तो अबिंदुता। इसमें क्या होता है, इसमें जो कॉर्निया होती है, हमारी आंख में एक पार्ट होता है कॉर्निया, उसका जो कर्वेचर होता है वो बिगड़ जाता है। तो जो कर्वेचर होता है कॉर्निया का वो खराब हो जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं अबिंदुता जो होती है, इसमें अगर हमें ठीक करना हो तो इसमें कौन सा लेंस लगता है, तो इसमें सिलेंड्रिकल लेंस यानी बेलनाकार लेंस। थोड़ी हम स्पीड में चल रहे हैं ताकि कम टाइम में ज्यादा रिवाइज कर पाए। तो अबिंदुता एस्टिग्मेटिज्म जो होता है, इसमें कर्वेचर जो होता है कॉर्निया का वो खराब हो जाता है और सिलेंड्रिकल लेंस का यूज होता है। सिलेंड्रिकल लेंस मतलब बेलनाकार। नेक्स्ट हम चलते हैं चौथी वाली जो बीमारी होती है, फोर्थ, वो होती है प्रेसबायोपिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये ओल्ड एज में होती है नॉर्मली, जब बुढ़ापा आ जाता है तब होती है। इसमें ये क्या होता है, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों का मिक्स होता है। पास का भी नहीं दिखता और दूर का भी नहीं दिखता। इसमें दोनों तरह की चीजें नहीं दिखती। बुढ़ापे में ज्यादातर ऐसा होता है कि उनको लोगों को पास का भी नहीं दिख पाता और दूर का भी नहीं दिख पाता। अब इसमें लेंस कौन सा लगता है, बायफोकल लेंस। आपने भी देखे भी होंगे बायफोकल लेंस जो होते हैं, जिसमें दोनों तरीके के बना होता है, शेड होती है अलग अलग, उसमें पास और दूर दोनों के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कैटरैक्ट, मोतियाबिंद भी बोलते हैं इसे, ठीक है। कैटरैक्ट जो होता है, कैटरैक्ट में क्या होता है, कैटरैक्ट में हमारे बिल्कुल ऑब्जेक्ट हमें दिखती ही नहीं है, धुंधली दिखती है, बिल्कुल खराब हो जाती है आंख की जो मेम्ब्रेन होती है, उसके आगे हमारा वाइट वाइट सब मेम्ब्रेन जम जाती है, बिल्कुल सफेद सफेद सा जो होता है। और उसके वजह से क्या होता है कि ये बिल्कुल हमारी आंख की जो दृष्टि होती है, देखने की ताकत वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसके लिए कोई लेंस यूज ही नहीं होता है। इसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है इसको ठीक करने के लिए, सर्जरी। सर्जरी के थ्रू ही ये ठीक हो सकता है। कैटरैक्ट जो होता है इसका ऑपरेशन ही होता है, बाकी लेंस लगा ठीक नहीं होता, ठीक है। तो यहां तक हमने इसकी जो बीमारियां दी, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है और उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, वो कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जो लेंस होता है, लेंस की इकाई क्या होती है, तो लेंस की इकाई डायोप्टर होती है, ठीक है। इसे डी से शो करते हैं, डायोप्टर इसकी इकाई होती है। नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, बताओ लेंस की इकाई क्या होती है, तो डायोप्टर होती है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट लास्ट चीज पढ़ेंगे हम, उसके बाद हम सरफेस टेंशन पे चलेंगे और विस्कोसिटी, पृष्ठ तनाव, शयनता पे चलेंगे, बहुत आराम से समझेंगे चीजों को। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन आता है पावर का। पावर कैसे निकालते हैं, आपने देखा होगा ना, चश्मे वगैरह जो लगते हैं, लेंस लगते हैं, उसमें पूछते हैं कि हाँ कितने पावर का, कितने नंबर का है, वो कैसे निकालते हैं। तो वो हमारा सिंपल होता है 1/f, ठीक है। ये मीटर में आता है। जितनी भी फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ मीटर में आती है। फोकल लेंथ जितनी होगी उसके हिसाब से होगा। अगर मैं बोलता हूं कि फोकल लेंथ उसकी 2 मीटर है, 2, तो बताओ कितने पावर का चश्मा लगेगा उसके, तो 1/2 यानी 0.5 का जो है इसका लेंस लगेगा। तो क्लियर हो गया। यहां तक हमने ह्यूमन आई के बारे में थोड़ा बहुत समझा, उसकी बीमारियां पढ़ ली, उसकी इकाई और उसकी पावर कैसे निकालते हैं। कभी कभी इसमें से ही एक आपके देखने को मिल जाएगा आपको न्यूमेरिकल। तो यहां तक हमने क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सरफेस टेंशन की तरफ। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, आप उस चीज़ों को थोड़ा एडजस्ट कर लेना ताकि ज़्यादा कवर करा पाऊँ मैं। इसी में ही ज़रा से टॉपिक में ही ज़्यादातर यूट्यूब पे क्या होता है कि 1-1.5 घंटा निकाल देते हैं, 2-2 3 दिन क्लास चलती रहती है, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे, उसको थोड़ा सा चलेंगे। अभी इसमें आपको एक होमवर्क है छोटा सा, उसमें क्या करना है, जो आपका टेलीस्कोप वगैरह होते हैं, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ह्यूमन आई के बाद आपको वो खुद पढ़ना है, ठीक है। हम फिलहाल सरफेस टेंशन क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं आपको सिर्फ वो करा रहा हूँ, ठीक है। जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो आप खुद भी कर सकते हो, जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह के बारे में वो आप बुक से पढ़ सकते हो अपनी। फिलहाल हम अब पढ़ेंगे सरफेस टेंशन के बारे में। सरफेस टेंशन, अगर मैं हिंदी में इसको सरफेस टेंशन को बोलूं तो सरफेस टेंशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव। पहले पृष्ठ तनाव का जो क्वेश्चन आते थे, इसमें काफ़ी कम क्वेश्चन आते थे सरफेस टेंशन विस्कोसिटी के, मगर अब क्या होता है, हर शिफ्ट में बहुत क्वेश्चन आने लगे हैं। सरफेस टेंशन होता क्या है, किससे रिलेटेड होता है,
तो हम इसको पूरा डिटेल में समझ के चलेंगे। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, मगर हम ऐसे पढ़ेंगे कि इस वीडियो के बाद आपको इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एटलीस्ट। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। जिन लोगों को ये आता है अच्छी बात है, उनका रिवाइज हो जाएगा। जिनको नहीं आता उनको कहीं और भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लास्ट टाइम पढ़ेंगे, ये आ जाएगा अच्छी तरीके से सरफेस टेंशन के बारे में। पृष्ठ तनाव होता क्या है? पृष्ठ तनाव नॉर्मली जैसे आप समझते हैं, ये एक ग्लास है पानी का। पानी के ग्लास में अगर इतना पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो ये सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है ना, लेयर, एक पानी की जो झिल्ली होती है, सबसे ऊपर वाली जो परत होती है, जिस किसी भी द्रव की, कोई भी लिक्विड है, उसकी सबसे ऊपर की जो झिल्ली होती है, वही हमारी सरफेस टेंशन होती है। अब जैसे ये मान लो, ये जो झिल्ली है, ये इस तरीके से दिखती है जो यहाँ पे, इसमें छोटे 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 पानी के जो होते हैं ना मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सब आपस में जुड़े होते हैं। सारे के सारे छोटे छोटे पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सब जुड़े होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या है, ये सब जोड़ के जो है एक लेयर बना देते हैं, ऊपर की लेयर। जैसे आप पानी की बूंद डालेंगे तो वो एकदम गोल सी बन जाएगी, गोल सी पानी की लेयर। ठीक है, आप कहीं भी जैसे बारिश पड़ती है तो उसकी जब बूंद पड़ती है वो गोल गोल बन जाती है, तो वो जो गोल होती है वो सरफेस टेंशन की वजह से गोल होती है। उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं सब। ठीक है, यही हमारी सरफेस टेंशन होती है। अब क्या होता है कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये फोर्स लगाते हैं, फोर्स। ठीक है, एक दूसरे से फोर्स के साथ जुड़े होते हैं, और उस फोर्स के साथ जुड़ने की वजह से ही ये लंबाई में फैल जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे बॉटल है, आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे इस बॉटल में यहाँ पे पानी है, ये नीचे तक है, और इसके ऊपर जो गोलाई वाली सबसे ऊपर की जो लेयर दिख रही है, लेयर, इसमें पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चिपके हुए हैं। ठीक है, अब ये जो चिपके हुए हैं फोर्स के थ्रू चिपके हुए हैं, और ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, एक तो ये बॉटल के प्लास्टिक के ऊपर लगे हुए हैं, जो पानी है ये पानी एक तो बॉटल के प्लास्टिक पे लगा हुआ है, और एक इसमें अंदर की साइड जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप समझने की कोशिश करना। अगर ये पानी की बोतल है, यहाँ पर एक पानी की बोतल है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर पानी इतना भरा हुआ है यहाँ तक इतना, तो जो ऊपर की जो लेयर है यहाँ पे, एक तो ये प्लास्टिक से यहाँ पे टच हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यानी क्या है, पानी किसी दूसरी चीज से, सब्सटेंस से, पानी प्लास्टिक से टच हो रहा है, या फिर अगर लोहे की बोतल है तो लोहे से टच हो रहा है, एक तो वो, और एक क्या है, छोटे छोटे जो ये मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टच हो रहे हैं। समझ आ गया? एक बार दोबारा समझा देता हूँ। अगर पानी की बोतल में पानी है, ठीक है, तो जो अंदर की जो लेयर है, ये पूरी जो लेयर है यहाँ पे लेयर, इसके जो अंदर वाला पार्ट है, अंदर वाला, एक तो वो सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जुड़े हुए हैं, और एक पार्ट कौन सा है कि वो एक पानी जो है वो प्लास्टिक से टच हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया, अगर सिर्फ पानी जो है, जो द्रव लिक्विड जो है, वो अगर लिक्विड से टच होता है तो वहां जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ठीक है, कोहेसिव फोर्स, इसको बोलते हैं सहसंजक बल। सहसंजक बल किसको बोलते हैं? अगर जो है सिर्फ पानी जो है, पानी से जब टच है, जो लेयर के जो अंदर वाला पार्ट है, ये प्लास्टिक की बोतल के, ये जो प्लास्टिक की, दोबारा बना देता हूं, प्लास्टिक की जो बोतल है, अगर यहां तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो इसमें दो पार्ट है, एक तो ये प्लास्टिक से टच हो रहा है, और एक जो अंदर की लेयर है ये पूरी। तो जो अंदर की लेयर है ना सारी, ये पानी की, ये वाली जो लेयर है, ये सब के सब पानी के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिले हुए हैं, और जो ये फोर्स लगा रहे हैं उसको हम सहसंजक बल कहते हैं, यानी कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स, ठीक है। अब यहां से पानी जो है एक जगह टच होता है प्लास्टिक से, अब यानी पानी टच हो रहा है दूसरे सब्सटेंस से। पानी जब दूसरे सब्सटेंस से टच हो रहा है, यानी प्लास्टिक से टच हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स को क्या बोलते हैं? असंजक बल। ठीक है, पहले तो सरफेस टेंशन आपको समझ में आ गई। जो लेयर जो होती है, गाढ़ापन जो होता है, गाढ़ापन, अगर हम बोलो हिंदी में गाढ़ापन जो होता है, लेयर का गाढ़ापन, वो सरफेस टेंशन होती है। जितना भी लिक्विड्स होते हैं वो जितने ज़्यादा गाढ़े होंगे उसकी सरफेस टेंशन उतनी ज़्यादा होगी, वो जितने ज़्यादा पतले होंगे उतनी सरफेस टेंशन उसकी कम होगी। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि एक ठंडा पानी है और एक गर्म पानी है, तो दोनों में सरफेस टेंशन किसकी कम होगी? ऑब्वियसली उसकी सरफेस टेंशन कम होगी जो ज़्यादा पतला होगा, जो ज़्यादा गाढ़ा होगा उसकी सरफेस टेंशन गाढ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव का एक मतलब गाढ़ापन भी आप ले सकते हैं। जितनी चीज़ गाढ़ी होगी वो उतनी ज़्यादा पृष्ठ तनाव होगी, मतलब जो है सरफेस टेंशन में होगी। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया, सहसंजक बल, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स अगर आपको समझ में आ चुके हैं, तो आपको ये भी चीज क्लियर हो गई होगी कि ये क्या कर रहे हैं, सारे मॉलिक्यूल्स फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स, और उसके बाद वो लेंथ कर रहे हैं। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव जो होती है, सरफेस टेंशन, इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी आपको यहां से समझ में आ जाएगा कि ये फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स, और किस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं? एक लंबाई में, एक लेंथ में। ये जो फोर्स लग रहा है ये एक लेंथ ही तो है, ये लंबाई तो है यहाँ पे, ये जो ये एरिया। ठीक है, जब बूंद गिरती है पानी की, जब अगर ऊपर से बारिश पड़ रही है यहाँ से
और यहाँ बूंद गिरेगी तो ऐसे लगेगी ना, तो यहाँ पे फोर्स लगा के फोर्स सारा एक लंबाई में चला जाएगा। तो फोर्स जो होती है वो लगती है कितनी लंबाई में। अब वो कितनी ज़्यादा फैलेगी वो डिपेंड करता है कि उसकी सरफेस टेंशन कितनी ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप कोई पतला जैसे मिट्टी का तेल होता है केरोसिन ऑयल, अगर उसकी एक ड्रॉप गिराएंगे तो वो ज़्यादा फैल जाएगी, पानी की गिराएंगे तो कम, और अगर आप पेट्रोल की गिराएंगे तो और ज़्यादा फैल जाएगी क्योंकि उसकी सरफेस टेंशन कम होती है। ठीक है, वो हल्का होता है, पेट्रोल पानी से तो बहुत हल्का होता है। तो हमें पता है कि फोर्स का जो होता है, हमें पता है ऐसा यूनिट कितना होता है न्यूटन, और लेंथ हमें किस में नापते हैं, मीटर में। ठीक है, तो सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो न्यूटन बाय मीटर होता है, न्यूटन बाय मीटर। यहां तक आपको क्लियर हो गया एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स और आपका सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है। अब हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जब जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं, जैसे पानी है, पानी की नॉर्मल जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, मगर जैसे हम गर्म करते हैं उबला हुआ जो पानी होता है गर्म, उसकी सरफेस टेंशन जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, यानी हमें पता चल गया जब टेम्परेचर तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे ही पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन जो है वो कम हो जाएगी। जैसे जैसे हम पानी को गर्म करेंगे उसके पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज होने लगेगी। ठीक है, अब जैसे हमें पता है कि जब गर्म आप सूप पीते हैं, जब हम पीते हैं तो वो कितना गर्म होता है, जब वो गर्म होता है तो वो पतला पतला होता है। ठीक है, यानी उसकी सरफेस टेंशन कम होती है, इसीलिए हम जब गर्म सूप पीते हैं तो हमें पीने में अच्छा लगता है क्योंकि सरफेस टेंशन कम होती है और वो अच्छे तरीके से फैल सकता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जिसकी सरफेस टेंशन कम होगी वो ज़्यादा फैल पाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम पानी की एक बूंद डालेंगे ज़मीन पे और एक पेट्रोल की बूंद डालेंगे तो पेट्रोल की जो बूंद होगी वो ज़्यादा फैल जाएगी क्योंकि सरफेस टेंशन उससे कम होती है पानी से। ठीक है, इसी तरीके से हम जब ठंडा सूप पियेंगे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, मगर गर्म सूप जो होगा वो हमें ज़्यादा टेस्टी लगता है क्योंकि सरफेस टेंशन कम होती है और वो जीभ जो होती है हमारी उसके हर हिस्से में फैल पाता है। अब क्वेश्चन यही आता है कि जो सूप होता है वो गर्म सूप क्यों अच्छा लगता है, तो वो सरफेस टेंशन की वजह से ही अच्छा लगता है। अब मेन जो मुद्दे की बात है वो ये है कि सरफेस टेंशन की जो एग्जांपल्स है ना वो आपको पता होने चाहिए और आप बहुत आसानी से कर लेंगे कि बस ये देख लेना कौन सी चीज पतली है और कौन सी चीज गाढ़ी है। ठीक है, वही सरफेस टेंशन का सारा खेल है। तो सरफेस टेंशन में अगर मैं पूछूं सूप जो होता है, गरम सूप टेस्टी लगता है, क्यों, सरफेस टेंशन की वजह से। क्लियर हो गया। इसी तरीके से बारिश की जो बूंद होती है, बारिश की बूंद ये गोल गोल होती है, ड्रॉप जो होती है पानी की बारिश की सब गोल होती है, क्यों होती है, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से। और भी काफी सारे एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूं, पेपर में यही आते हैं बार बार, कुछ आप बुक से भी पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर के बाद। जैसे सूप गर्म होना, बारिश की बूंद पड़ना। अगर हम जो है, जब आपने देखा है कि जब मच्छर जब ज्यादा हो जाते हैं तो वो केरोसिन ऑयल वगैरह जो छिड़कते हैं, जो दवाई होती है उसकी सरफेस टेंशन कम होती है। पानी जो होता है रुका हुआ, जो गड्ढों में पानी होता है उसके ऊपर छिड़कते हैं। जो मच्छर होते हैं, मच्छर के जो अंडे होते हैं वो पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं क्योंकि सरफेस टेंशन जो होती है उसकी वजह से। जब उस पर मिट्टी का तेल डालते हैं हम पानी के ऊपर तो क्या होता है, मिट्टी के तेल की सरफेस टेंशन कम होती है, पानी की लेयर को तोड़ देती है और अंडे डूब जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो बुलबुले होते हैं हमारे, साबुन के जो झाग होते हैं, साबुन के जो बुलबुले होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, जितना ज़्यादा सरफेस टेंशन कम होगी उतने ज़्यादा बड़े बुलबुले होंगे। ठीक है, डिटर्जेंट जो होता है, डिटर्जेंट वो भी इसका अच्छा एग्जाम्पल है। जो झाग जो होते हैं वो पानी से कितने ज़्यादा हल्के होते हैं क्योंकि उसकी सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, अगर हम सुई लेते हैं, घड़ी की सुई निडल जो होती है उसको पानी के ऊपर फेंक देंगे वो तैरने लगेगी, जो जो लेयर जो है वो ही सरफेस टेंशन है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होंगी, सरफेस टेंशन क्या होती है और इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। तो एग्जाम्पल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेपर में वही आते हैं बार बार। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट इसके बाद पढ़ेंगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, ठीक है, विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, क्षयंता, विस्कोसिटी, क्षयंता जो होती है। अब ये क्या होती है, क्षयंता जो होती है ये दो परतें जो होती है, परतें उसको नापने के लिए होती है। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे ये द्रव में और गैस में पाई जाती है। ठीक है, वो सिर्फ द्रव में पाई जा रही थी। विस्कोसिटी जो हमारी क्षयंता होती है ये गैस और द्रव दोनों में पाई जाती है। और इसके लिए हम बहुत अच्छे हमारे पास एग्जाम्पल है, उसको हम अभी देखेंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं कि विस्कोसिटी कब बढ़ती है, टेम्परेचर कम होने से बढ़ती है, टेम्परेचर ज्यादा होने से बढ़ती है, गैस में क्या क्या होता है उसको हम देखेंगे एक बार। ठीक है, तो ये विस्कोसिटी जो क्षयंता होती है ये ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल
जैसे अभी हमने सरफेस टेंशन पढ़ा उसी की तरह होती है, बस सरफेस टेंशन ऊपर की लेयर होती है, ये दो परतें जो होती हैं उसके बीच में होती है, और ये द्रव और गैस दोनों में पाई जाती है। इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना, विस्कोसिटी के बारे में आपको दो चीज़ें जाननी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो दो क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड हैं, आरपीएफ में, आरआरबी में बहुत बार आ चुके हैं, उस क्वेश्चन को रिपीटेड क्वेश्चन है। जब भी तापमान बढ़ता है, तापमान जब इंक्रीज होता है, ठीक है, तो जो द्रव होते हैं, द्रव यानी लिक्विड जो होते हैं, लिक्विड, उसकी विस्कोसिटी जो होती है वो कम होती है। और जब भी तापमान बढ़ता है तो जो गैस होती है ना, गैस, उसकी विस्कोसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। आप एक तो चीज़ ये याद रखेंगे, एक क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि बताओ अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो गैस की विस्कोसिटी बढ़ती है या कम होती है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर में काफ़ी बार। और लास्ट इसमें आपको ये याद रखना है कि जो एक आदर्श द्रव होता है, आदर्श द्रव यानी आइडियल आइडियल लिक्विड जो होता है, ठीक है, एक आइडियल आदर्श जो होता है, उसकी जो विस्कोसिटी होती है ना, क्षयनता वो जीरो होती है। आप ये चीज याद रखेंगे कि जो आइडियल फ्लूइड होता है यानी एक आइडियल लिक्विड जो होता है, आदर्श द्रव, उसकी क्षयनता जीरो होती है। विस्कोसिटी में आप बस ये दो तीन चीजें याद रखेंगे, ठीक है। अभी आपको घर से क्या करना है, अभी बुक से क्या क्या पढ़ना है वो मैं बताऊंगा। ये क्विक रिवीजन में जो सबसे इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक्स हैं वो मैं आपको कवर करा देता हूँ। इसके बाद आती है कैपिलैरिटी, केशिकत्व जो होती है, ठीक है, कैपिलैरिटी, केशिकत्व। हिंदी में थोड़ा ऐसे ही है, मुझे देख लेना आप। इंग्लिश में, क्योंकि मैंने इंग्लिश में पढ़ी थी, हिंदी बाइलिंगुअली पढ़ी थी, मगर हिंदी का थोड़ा सा वर्ड डिफिकल्ट लगते हैं। कैपिलैरिटी, ठीक है। तो केश जो होता है हमारा, केश हम किसको बोलते हैं, बाल को बोलते हैं ना हम केश। तो ये एक ट्यूब होती है, एक प्रक्रिया है जिसमें कैपिलैरिटी ट्यूब होती है जो बाल की बराबर होती है, जिसमें बीच में से जो छेद होता है, इस तरीके से एक ये ट्यूब सी होती है, ठीक है, जैसे हमारी निप वगैरह में भी देखी होती है। कैपिलैरिटी की ट्यूब होती है जो हमें सिर्फ ये बताती है कि तरल जो पानी का लेवल जो है वो बताती है, द्रव का, और एग्जैक्टली बोलूं तो द्रव का लेवल बताती है। अच्छा, कैपिलैरिटी ट्यूब की बहुत ज़्यादा डेफिनेशन नहीं आती, कुछ लिखने को नहीं आता, तो फिर कैपिलैरिटी ट्यूब में से आता क्या है, या कैपिलैरिटी में से क्वेश्चन क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ इसके एग्जाम्पल आते हैं और कुछ भी नहीं आएगा। इसके जो कुछ एग्जाम्पल है बस वो आएंगे कि कैपिलैरिटी ट्यूब की जो फॉर्म है उस पर कौन कौन से बेस हैं, कौन कौन सी आधार पे हैं उसकी प्रक्रिया है। तो लालटेन का जलना, लालटेन जो होती है आपकी, उसका जलना इस पे होती है। जो हमारी निब होती है, निब स्याही जो होती है, स्याही, ठीक है, पेन में जो स्याही होती है उसका, जो खेत जो होते हैं, खेत की जो सिंचाई होती है, सिंचाई जो खेत में होती है वो चीज, और उसके साथ साथ जो खेत जोते जाते हैं ना, खेत को जोतना, वो। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, लालटेन जो होती है उसके बारे में तो बार बार ही क्वेश्चन रिपीट होता रहता है कि बताओ लालटेन जो है किसका एग्जाम्पल है। चार ऑप्शन दे देंगे, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, प्रेशर, कैपिलैरिटी, ठीक है। तो बड़ा आसानी से आप कर लेंगे। ये क्वेश्चन वो हैं जो बार बार एसएससी में भी, आरआरबी में भी बार बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप में इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँ कि अभी आपको क्या करना है, वापस जाके अभी जब आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं जितनी मैंने अभी पढ़ाई हैं आपको, ह्यूमन आई, इसके साथ साथ सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इसके कैपिलैरिटी, ठीक है, ये तो आप रिवाइज करेंगे, बुक से पढ़ेंगे, जो बुक में दे रखा है, जो मैंने पढ़ा है एग्जाम्पल को नोट कर लें, या फिर एक बार बुक से रिवाइज कर लें 15 से 20 मिनट में। एक चीज। सेकंड चीज, अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा आपको एडिशनली क्या क्या करना है घर से, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो लोग। ह्यूमन आई में जो है, ह्यूमन आई में जो आपका माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप, एक तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। और इन तीन जो चैप्टर हैं इनमें से अब यहां से इसके बाद आप जो है इन तीनों में से बर्नौली थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। बस जो एग्जाम्पल बताएं वो चीजें पढ़ेंगे, वो सब चीजें टॉपिक्स पढ़ेंगे, और उसके बाद इन तीनों में से एक बर्नौली थ्योरम आएगी, इसके बाद वो पढ़ेंगे, और इसमें से आपको माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ आपके फिजिक्स के जो मेन इंपॉर्टेंट 5 से 6 टॉपिक जो होंगे ना, जैसे ये जो हमने पढ़े हैं अभी, कैपिलैरिटी, विस्कोसिटी, क्षयनता और ह्यूमन आई, इसके 4 से 5 लेक्चर बनते हैं, वो भी 1-1 घंटे के, अदर्स यूट्यूब पे। मगर हमने इसको बहुत जल्दी कवर कर लिया है ताकि हम रिवाइज कर सकें। बहुत जल्दी फास्ट हमने चीज़ें करी हैं, एग्जाम्पल्स को समझाए। इसके बाद जो है आप इसको जो है घर पे जाके बुक से अपनी पढ़ेंगे, बुक से रिवाइज करेंगे, तो आपका ये कवर हो जाएगा।
बायोलॉजी के, पॉलिटिकल साइंस के, इन सब चीज़ों के, ज्योग्राफी के जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं सब दे दूंगा आपको, रोज़ एक एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।